नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय चर्चा और चेंज। इस कार्यक्रम में हम देश या राज्य के किसी न किसी मुद्दे पर बात करते हैं अपने साथी पत्रकारों के साथ। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पर। उत्तर प्रदेश जो है महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश में जो है लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी हो चुकी है। दोनों गठबंधन जो है, एक इंडिया और दूसरा जो है एनडीए, दोनों अपने अपने मोर्चे पर अपने अपने सेनाओं को या कहिए अपने अपने सेनापतियों को लेकर तैयार हो रहे हैं। यूपी की लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो 80 सीटें हैं। 543 सीटों में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और ये 80 सीटों में से जो सीटें हैं अभी बीजेपी के पास, यानी बीजेपी गठबंधन जिसको हालांकि बीजेपी कहिए लेकिन बीजेपी गठबंधन या एनडीए कह लीजिए, कि एनडीए के पास अभी जो है 63 सीटें और प्लस जो है दो अपना दल के पास, अपना दल दो जो अनुप्रिया पटेल है, और 63 सीटें बीजेपी के पास। 63 सीटों में से एक सीट जो उपचुनाव में जीता था, इसके पहले समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी, उनमें से एक सीट वो समाजवादी पार्टी हार गई। जो आप याद कीजिए आजमगढ़ का जो उपचुनाव हुआ, जहां से अखिलेश यादव खुद जीते थे लेकिन उन्होंने सीट छोड़ दी थी क्योंकि दो जगह से उन्होंने चुनाव जीता था। और बाद में जो भोजपुरी सिनेमा के स्टार हैं दिनेश लाल यादव निरहू, उन्होंने वो सीट जीत ली थी। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ क्या था कि कांग्रेस के पास जो पहले 2014 में 2 सीटें थी, वो एक सीट घट गई। खुद राहुल गांधी हार गए अमेठी सीट अपनी। तो इस तरह से जो इस बार क्या होगा ये कहना आसान नहीं है, लेकिन हम अपने साथी पत्रकारों के साथ इस पे विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि वहाँ की जमीन क्या है। क्योंकि दोनों गठबंधन अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है बहन मायावती, उन्होंने अभी तक किसी की तरफ जाने का संकेत नहीं दिया है कि वो इंडिया की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो सत्ता में आएगा हम उसके साथ जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के पास अभी जो है 10 सीटें, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने दोनों ने मिलकर के लड़ाई 2019 का चुनाव लड़ा था और उसमें सपा को 5 सीटें और बसपा को 10 सीटें मिली थी। तो जो 2014 में जो बीजेपी को 71 सीटें मिली थी और 2 सीटें अपना दल को, तो 73 सीटें कुल मिलाकर हो गई थी। लेकिन बसपा के आने से 10 सीटें बीजेपी की घट गई थी, 1 सीट कांग्रेस से घटी, 9 सीट बीजेपी की घटी। तो कुल मिलाकर के ये जो है उत्तर प्रदेश की लोकसभा की स्थिति है। अब आगे क्या होना है इसको हम देखते हैं। अपने पहले साथी पत्रकार जो है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। हमारे साथ अभी 4 साथी पत्रकार हैं। हमारे साथ है कुमार भवेश चंद। कुमार भवेश जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला के संपादक रह चुके हैं। हमारे साथ है नागेंद्र। नागेंद्र हिंदुस्तान के संपादक रह चुके हैं और पिछले 3-4 दशकों से पत्रकारिता में हैं। हमारे साथ है आनंद वर्धन सिंह, जो लगभग 4 दशकों से पत्रकारिता में है और अभी जो उनका डिजिटल चैनल है द पब्लिक इंडिया, उसके फाउंडर एडिटर हैं। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ने वाली है साहिरा नईम, जो ट्रिब्यून की उत्तर प्रदेश की करस्पॉन्डेंट है। अभी उनको दिक्कत आ रही है जुड़ने में, लेकिन वो बीच में कहीं जुड़ जाए, नहीं अगर जुड़ पाती है तो हम तीन जो है जो साथी पत्रकार हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है नागेंद्र जी आपके पास आते हैं। ये जो इस बार जो दिख रहा है कि इंडिया वर्सेज एनडीए, क्या रंग दिखाएगा? नहीं, इंडिया ने, धनंजय जी पहले तो सबको नमस्कार कर दूं मैं। इंडिया ने तो रंग दिखाना शुरू कर दिया उसी दिन जिस दिन ये नाम आया, और मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कौन सी घंटी बांध दी है विपक्ष ने, जो बजाते भी नहीं बन रही है और संभालते भी नहीं बन रही है। तो ये बड़ा सोचा समझा नाम है। और उसके बाद जो बेचैनी तो पहले से दिख रही थी, लेकिन इंडिया ने अचानक ऐसी बेचैनी डाल दी कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंडिया को कैसे उगलने, कैसे आखिर इतना इतना क्यों परेशान है। तो इंडिया तो मतलब आधी लड़ाई
अफसोस से न माना जाए तो इसे कहें कि आधी लड़ाई वो तो उसने यहीं पर जीत ली परसेप्शन की लड़ाई के तौर पर, कि आपकी बेचैनी को उभार के रख दिया है। एक बात। दूसरी बात, मैं अगर यूपी के संदर्भ में बात करूं और सीधे सीधे अगर इस पर बात करूं तो बिना किसी लाग लपेट के, यूपी की लड़ाई टफ तो है। यूपी में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए सबसे मजबूत गढ़ अगर कोई है तो यूपी है, और सबसे बड़ा सपोर्ट यूपी है। लेकिन और आम परसेप्शन यही है कि यूपी को भेदना अभी जरा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा रणनीतिक तरीके से, थोड़ा सा समझदारी के साथ अगर ये इंडिया अपना काम कर जाता है तो यूपी को भेजना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये बड़ी घटना जरूर होगी लेकिन असंभव नहीं है। मैं अगर सीधे सीधे देखूं तो 2022 के विधानसभा चुनाव पे में अगर जो नतीजे आए थे, जो पोलिंग का जो ट्रेंड था, 80 से 90% मुस्लिम वोट सपा को गए थे। मैं बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मैं इसमें कोई लाग लपेट में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, सिर्फ ये 3 फोर्सेज अगर एक हो जाएं समझदारी के साथ, मैं बसपा की बात नहीं कर रहा हूं, और अभी मैं चंद्रशेखर की बात भी नहीं कर रहा हूं। चंद्रशेखर की समझदारी भी साफ दिख रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो साथ आएंगे। सिर्फ इतना अलायंस अगर हो जाए, इतनी समझदारी हो जाए, लोग अपनी जिद, अपनी सीमाएं, अपनी संभावनाएं को आंक ले, तो यूपी को भेद पाना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर एक अलायंस सपा को दुगनी सीट दिला सकता है, अगर एक अलायंस विधानसभा चुनाव में सपा को दुगनी सीट दिला सकता है, तो उस अलायंस का थोड़ा सा विस्तार इस पार्लियामेंट चुनाव को 2024 की लड़ाई को काफी आसान कर सकता है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर अपनी सारी समझदारियों के साथ अगर ये सब किया जाए तो 30 से 40 सीटों पर नतीजे कहीं उल्टे नजर आएंगे। अभी इतनी ही बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं आनंद जी आपके पास आता हूं, और हम जो है समझने का प्रयास करते हैं आपसे कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चूंकि वहां तो मोदी जी हैं लेकिन योगी जी की अपनी शक्ति है, योगी जी की अपनी ताकत है वो, और उत्तर प्रदेश की जनता पे कह रहे हैं कि योगी जी का जादू चला हुआ। तो क्या आपको लगता है कि योगी जी जो है अपने दम पर वहां से ज्यादा सीटें निकालने में, या कहिए कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो उनके पास सीटें थी उसको बचाने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, देखिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन इसलिए है कि मैं ये मानता हूं कि योगी जी को, अगर आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। योगी जी को अगर डिस्टर्ब करेंगे वहां से अमित शाह और मोदी जी, तो योगी जी उनको डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि जहां तक योगी जी की बात है, 2027 तक योगी जी को कम से कम उनकी सीट सुरक्षित है। लोग कई कहते हैं कि नहीं 2024 में अगर हार जाएंगे तो हटा देंगे। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा में, मतलब ये मैं बड़पोलेपन की वजह से नहीं, किसी की इतनी हिम्मत है कि एक भगवाधारी को, जो एक मठ का वो है, उसको हटाने की, जो केवल इसी बिना पे वोट पाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करें, वो योगी जी को हटाने की हिम्मत में टर्म यूज कर रहा हूं, अभी भाजपा में इस समय नहीं है। जब वो येदियुरप्पा को वापस लाने की बात करते हैं, जब शिवराज सिंह चौहान को सारा कुछ करने के बाद झेल रहे हैं, जब वसुंधरा राजे को वो झेल रहे हैं, तो योगी जी को भी अब उनको, क्योंकि योगी जी अभी तक मोदी जी को चैलेंज नहीं किए हैं। योगी जी, जो मेरा समझ है, योगी जी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। जब इनिंग खत्म होगी मोदी जी की, तब योगी जी बोलेंगे कि मेरी जरूरत है। अभी वो क्यों बोले कि मैं भी बैटिंग करूंगा, इनके बाद मैं बैटिंग करने जाऊंगा, उनको कोई जरूरत नहीं है कहने की। हैविंग सेड दैट, मैं 2 चीजें जरा कर दूं, जो नागेंद्र भाई ने बात कही उसी को आगे बढ़ा दूं। पहली चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन है वो बिना अखिलेश यादव के नेतृत्व के आगे वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। उसका कैप्टन अखिलेश यादव को बनना है।
अब अखिलेश यादव जी नॉन प्लेइंग कैप्टन बनना चाहते हैं कि प्लेइंग कैप्टन बनना चाहते हैं कि आगे से लीड करना चाहते हैं कि पीछे बैठ के करना चाहते हैं, ये अखिलेश जी को डिसाइड करता है। ये करना है, ये कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। ऐसा लगा है आज हाल के दिनों में कि वो जो इंडिया में गए हैं उसके बाद थोड़ी कुछ हलचल हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बहुत हलचल नहीं हुई है। कल भी उन्होंने अपने पदाधिकारी बनाए हैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, वही घर के लोगों को इधर उधर घरेलू पॉलिटिक्स को, उन्होंने कोई नया अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। जो नागेंद्र जी बात कर रहे हैं कि आरएलडी कांग्रेस और सपा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका नेतृत्व अखिलेश यादव जी को आगे आके करना होगा। मैं थोड़ी बात बीएसपी की इसलिए कर दूं कि जो कल एक मायावती जी का बयान है, मुझे ऐसा आनंद भाई, मैं बीएसपी पे आता हूँ, बीएसपी पे आता नहीं, हूँ। वो यूपी के रेफरेंस में मैं इसलिए बोल दूं, मायावती जी ने कहा कि वो इंडिया, अरे भाई उनको इंडिया में बुलाया ही नहीं गया, गई क्या नहीं, और ना उनको इंडिया में बुलाया गया। उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी कर ली, ना इधर बुलाई जाती है ना उधर बुलाई जाती है। मैं एक आधे मिनट में कर दूं, उनका ये जो बयान है ना कि मैं पोस्ट पोल सरकार में ज्वाइन करूंगी, पहली चीज उनका अगर सरकार फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया तब, दूसरा ये और कुछ नहीं है, ये अपने भाव न गिरे, भाव न टूटे। टमाटर 160 रुपए किलो है, बड़ा आ गया तो अभी टमाटर हो जाएगा 6 रुपए किलो, तो ये टिकटवा खरीदेगा कौन? तो ये केवल उस टिकट के भाव को उस ऊपर रखने के लिए मंडी टूटे नहीं, ये कहा गया है, बाकी इसका कोई और अहमियत नहीं है। और इससे उनका नुकसान ये हुआ है, जब वो ये भी कह रही है मैं एनडीए के साथ जा सकती हूं, तो जो मुस्लिम वोट कुछ भी आते थे 10%, 5% आते थे, वो भी उनके पास से भाग जाएंगे इस बार। ठीक बात जी। तो मैं साहिरा जी आपके पास आऊं, इसके पहले मैं जरा सा ये चर्चा कर दूं कि जो एक उत्तर, हालांकि पूरे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, और प्रधानमंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं इंडिया को लेकर के, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, और भी कई नामों से अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं बोलने की, और बेसिकली वो कम्युनिकेट ये कर रहे हैं, मैसेज ये दे रहे हैं कि इनका संबंध जो है अलगाववादियों से है, या मुस्लिमों से है, या आतंकवादियों से है, या मुस्लिम तुष्टीकरण वगैरह वगैरह, तमाम जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो तमाम आरोपों को चस्पा कर देना चाहते हैं इंडिया के साथ। हालांकि शुरुआत में इंडिया के खिलाफ जब उनके नेताओं ने बोला तो लोगों ने हल्ला किया, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी के बयान कुछ अलग नहीं है, उसी आसपास में चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को जो इस तरह का बयान दे रहे हैं वो देने की जरूरत नहीं थी कि किसी पार्टी के या किसी गठबंधन के नाम पे आप कमेंट कर रहे हैं, नाम पे आपको कमेंट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। एक दूसरा, अगर लग रहा है कि क्या ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोग हिंदू मुसलमान के तौर पे देख रहे हैं, क्या लोग ये देख रहे हैं कि आदित्य जो बीजेपी है और जो उनके साथ के गठबंधन के लोग हैं वो हिंदूवादी लोग हैं, और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी और जो जयंत चौधरी का जो गठबंधन बनेगा वो मुस्लिम परस्त है, या वो गड़बड़ गठबंधन है, वो भ्रष्टाचारी गठबंधन है, या और जो मोदी जी जिस तरह के आरोप लगाते हैं उस तरह का गठबंधन, ऐसा लगता है कुछ? जी देखिए, जो नैरेटिव सेट करना चाह रहा है एनडीए, ये तो वही है कि इंडिया को दिखाएं कि ये जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट की पार्टी है, इसीलिए उन्होंने जो है चुन चुन करके मुस्लिम मुजाहिदीन का नाम लिया और बीएफआई का नाम लिया और ये किया। ये तो इनकी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इंडिया जो ये गठबंधन है इसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि ये इसको अनपैक करे, और अनपैक करके जो इसमें जो इंक्लूसिव वाला जो सबसे हमें लगता है जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है जिसको कि ये वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को दिखाना है। और हम जरूर ये कहेंगे कि अब की जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं, अभी जो कंक्लूड हुए हैं अभी हाल में, उसमें हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं उसको भी जरा सा सीरियसली लेने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने पहली दफा जो है इतने बड़े पैमाने पे मुसलमान कैंडिडेट 350 मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिया। तो एक तरह से ये मैसेज भी कन्वे करने की लगातार कोशिश हो रही है कि अब उतने अछूत नहीं है मुसलमान जो कि पहले थे। हाँ, तो उसी में जो है ये पसमंदा महाज जो चल रहा है इनका, कि अब एक जो यूपी में जो देखने को मिल रहा है कि इन्होंने मुस्लिम समाज को ही तोड़ने की कोशिश की है, कर रहे हैं।
पहले शिया सुन्नी में था, लेकिन शिया सुन्नी वाला जो था वो बहुत ज्यादा उसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं हो सकता हो रहा था, क्योंकि जो शिया है वो बिल्कुल मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी में। लेकिन जिस तरह से ये पसमंदा समाज के ऊपर पूरा जोर दे करके उसको संगठित कर करके उसकी मीटिंग्स और ऊपर से जो है वो नीचे तक कर रहे हैं, तो वो एक देखने वाली चीज होगी आगे के इस आने वाले 24 में कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि पसमंदा समाज जो है वो ये सच्चाई है कि मुस्लिम समाज अगर 20% है तो उसका लार्जली 80% जो है वो पसमंदा है। हाँ, और जो पसमंदा है उसको वो हमेशा से हाशिए पे ही रहा है, और उसको जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम पार्टीज ने भी जो है उस तरह से मतलब नहीं सपोर्ट दिया है, या जिस तरह की उन लोगों को जरूरत थी। तो एक चीज तो हम लोग को ये देखना है कि बीजेपी का नजरिया बदलेगा, टिकट वो देंगे नहीं देंगे, वो एक पूरा यूपी में देखने वाला, क्योंकि यूपी में पिछले इलेक्शन में इनकी सीटें कम ही हुई थी। हाँ, इनकी सीटें कम हुई थी, तो उसको वो रीगेन करना चाहेंगे। दूसरी चीज, एक और चीज हम देखेंगे, एक मतलब उसको केस स्टडी ले सकते हैं हम लोग, आजमगढ़ का जो बाई इलेक्शन हुआ। आजमगढ़ में अभी बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें के सपा हारी और बीजेपी को ये सीट मिली, और सपा का जो कैंडिडेट है वो महज 8,000 कुछ वोट से हारा होगा, हारे हैं वो। एग्जैक्टली हमारे सामने जो फिगर्स हैं वो यही है। और उस 3 लाख कुछ मिला था बीजेपी को 3,12,000 मिला था, और सपा के कैंडिडेट को 3,04,000 मिला था। 3,12,000 और 3,04,000। और बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो 2,66,000 वोट से उसने काटा। तो ये देख लीजिए आप कि ये पूरी पिक्चर में बीएसपी ने क्या रोल प्ले किया। जो अगर, और यही काम जो है बीएसपी ने असेंबली इलेक्शंस में भी किया, जिसके वजह से कि बहुत सारी सीटों में समाजवादी और आरएलडी के अलायंस जो हैं वो सेकंड नंबर पे बहुत हल्के डिफरेंस से जो है वो सीटें हारे हैं। तो अब बीएसपी का इंडिपेंडेंट रहना, ना वो एनडीए में जाएगी ना वो इंडिया में जाएगी, तो बेसिकली ये बीजेपी का ही सपोर्ट का है, ओपनली नहीं है, अंदर से वही है। और अब ये कह देना कि हम सरकार में भी जा सकते हैं, तो बीएसपी जो है वो काफी डैमेज कर सकती है। और लेकिन फर्क इतना है कि ये है नेशनल इलेक्शन, तो मुस्लिम वोट्स को जरा सोच समझ के वोट देना होगा कि ये असेंबली नहीं है, ये नेशनल है। नेशनल में ये बीएसपी तो सरकार बना नहीं सकती है, हाँ, और वो अकेले रह के भी नहीं बना सकती है, तो उनको भी अपना वे करना होगा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक बीएसपी का जो जिस तरह का जो ये स्टैंड है, ये इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। इसको बहुत ही डेंजरस है जिस तरह से वो चल रही है। और अगर ये कैंडिडेट्स में भी लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम देती है कैंडिडेट्स, तो कुछ ना कुछ मतलब उससे हेर फेर हो जाती है, भले मतलब, और उसके बाद उसका प्रोपेगेंडा, फिर ये पसमंदा समाज के ही लोगों को ये भी ज्यादा टिकट्स मिलती हैं, उनमें जो है वो वोट डिवाइड हो करके हम लोग ने तो कई इलेक्शन से देख रहे हैं कि एक पिक्चर बदल रही है। दूसरी चीज कि ये इंडिया वालों को दे शुड अभी काम पे लग जाना चाहिए, और पहले ही बहुत देर हो गई है। कहाँ पे इन लोगों की मीटिंग्स जो हैं वो अब शुरू हो जानी चाहिए। कैंडिडेट्स कैसे ये डिवाइड करेंगे, इतनी समझदारी किसी को लीड लेके और लगना चाहिए कि कैंडिडेट्स डिसाइड हों कैसे, किस बेसिस पे होंगे। तो ये नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हमें ऑलरेडी जो है हमको खबर है कि वेस्टर्न यूपी से कई लोगों ने फोन किया कि बताइए क्या हो रहा है, हम इतने महीनों से काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें वो सीट मिलेगी कि वो किसी और पार्टी के पल्ले में चली जाएगी। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन जो हो रहा है ना फील्ड लेवल पे, इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके और इन लोगों को काम में लग करके और सीटों का कैसे क्या बंटवारा होना है, क्या नहीं होना, वो करना होगा, बहुत समझदारी से करना होगा। अब ये समझदारी है नहीं है वो हम लोगों को आगे वाले दिनों में देखना होगा कि कितनी समझदारी। अब ये कुछ तो पता चल जाएगा अभी आने में। पार्लियामेंट में ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, इसको इन लोग कैसे हैंडल करते हैं,
कितनी समझदारी से करते हैं। तो समझदारी की अभी बहुत ज़रूरत है, बहुत फूँक-फूँक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। और सबसे ज़रूरी जो है कि एजेंडा को सोशल जस्टिस पे टिका के रखना और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये सबसे बड़ा जो है हमें लगता है कि चैलेंज है अभी ये इंडिया जो उसके सामने के जो है सेंटर ऑफ जो पूरा रहे कि वो सोशल जस्टिस ही रहे, और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर है, महंगाई है, इन्हीं मुद्दों पे चर्चा हम लोग केंद्रित रखें। और हिंदू मुस्लिम इन लोग कोशिश तो करेंगे, मंदिर आएगा, ये आएगा, लेकिन हमको जो है मतलब जो ऑपोजिशन है उसकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि लोगों के मुद्दों पे कैसे केंद्रित रखा जाए। और जो उसमें मीडिया का भी रोल रहेगा, जो इनका मीडिया है वो तो कोशिश करेगा ही कि वो डिस्ट्रैक्ट करे, तो सीमा हैदर और ये सब इस तरह के नॉन इश्यूज को लेके, लेकिन क्या इश्यूज हैं, क्या लोगों के इश्यूज हैं, उसके ऊपर केंद्रित अगर रहता है, सोशल मीडिया ही रहता है, लोगों को कि डिबेट का जो दायरा है उसको बढ़ा के रखता है, तो उम्मीद है। और ऐसा नहीं है, कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है, समझदारी का टाइम आया। इतना यहाँ तक भी मामला पहुंच गया, हम लोगों को कई महीने पहले नहीं लग रहा था, लेकिन पहुंच गया है, तो इसको आगे बहुत समझदारी के साथ ले जाना है। और यूपी बहुत जरूरी है। यूपी जो है यहीं से सड़क जाती है जो दिल्ली तक पहुंचती है, उस दिल्ली तक पहुंचने में एक मुश्त जो सीटें हैं वो यहाँ से जरूरी हैं। और मैं आता हूँ इंडिया आपके का पास, जो मैं वापस आपके पास आता हूँ। भवेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। जो मैम कह रही हैं, साहिरा मैम जो कह रही हैं, और जो इसके पहले आनंद भाई ने भी कहा और नागेंद्र भाई ने भी कहा कि हिंदू मुसलमान भी होगा और बीएसपी का भी अपना रोल है। बीएसपी क्या करती है, और जैसा कि साहिरा मैम ने कहा कि इंडिया वाले भी अभी उतनी मजबूती से तैयार होकर के नहीं आ रहे हैं, अभी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच जाना पड़ेगा। मैं एक दूसरा पहलू समझना चाहता हूँ। देखिए, हमारा संविधान कहता है कि इस देश का मालिक जो है वो नागरिक है। तो नेता तो अपनी चीज करेंगे, नेता के लिए तो आपने सबने कह दिया कि नेता कुर्सी के लिए काम करता है, नेता अपनी राजनीति कर रहा है सत्ता में आने के लिए, तो सबने मान लिया। इतने सालों से हम कह रहे हैं कि नेता भ्रष्ट है, नेता ऐसा है, नेता वैसा है, सब कह लिया हमने। लेकिन जब वो तो आप चुनते हैं ना नेता को, मालिक तो आप हो। तो मालिक क्या सोच रहा है, अगर घर टूट रहा है या कमजोर हो रहा है या घर में अस्त व्यस्तता बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, कुछ और घटना हो रही है, तो ये सबसे ज्यादा चिंता तो नागरिकों की चिंता है। हम जो चिंता ये छोड़ देते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है तो हम क्या करें, फलाना नहीं लड़ रहे हैं तो हम क्या करें। हो सकता है, जिससे गुजरात के बारे में चर्चा होती है कि सारी पार्टियां, उसके जो सारी पार्टियों के जो नेता हैं वो बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। तो वैसी स्थिति में क्या नागरिक के पास कोई अधिकार है? कोई नागरिक के पास क्या कोई ताकत नहीं है? उनके पास तो ताकत है वोट देने का। तो क्या इस बार जब वोट दे रहे होंगे तो उनको ये दिखाई पड़ेगा कि हमको दिल्ली में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार चाहिए, जिसको एनडीए कह रहे हैं हम, या कांग्रेस की सरकार चाहिए, जिसको इंडिया कहने जा रहे हैं हम? ऐसा कुछ नागरिकों के मन में है, चल रहा है? कुछ देखेंगे इस तरह से परसेप्शन बनेगा? देखिए, जनता तो जनार्दन है और बिना जनता को कन्विंस किए हुए कोई भी सरकार नहीं बनती है। जो सिस्टम है उसमें जनता ही तय करती है कि कौन आएगा। और हम अभी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चर्चा को इस दिशा में भी ले जा रहे हैं, शायद हम सजेस्ट कर रहे हैं कि लोग क्या करें तो किसकी जीत होगी। मुझे लगता है इसके बजाय एज ए जर्नलिस्ट हमें ये आकलन करने की ज़रूरत है कि ज़मीन पर किस तरह की परिस्थिति है। और मैं जो देख पा रहा हूँ ज़मीन पर परिस्थिति, वो ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम सिर्फ 2 चुनावों की बात करें, 19, 22 और अब 24 में होने वाला है, तो 19 और 22 के चुनाव को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 19 में तो 3 ताकत दिखाई दे रही थी और वो 3 ताकत मिलकर 2 ताकत बनी और उत्तर प्रदेश में 2 ध्रुवीय चुनाव हुए। भाई, बसपा सपा एक हो गई थी। उत्तर प्रदेश 3 बड़ी राजनीतिक शक्तियों का केंद्र है। ये पिछले 10-12 साल 15 साल की राजनीति है उत्तर प्रदेश में। और 19 में ये 3 ताकत मिलकर 2 ताकत बन गई। जैसे बिहार में हुआ, आरजेडी और नीतीश मिल जाते हैं तो बीजेपी का मुकाबला कर लेते हैं, जब नीतीश और बीजेपी मिल जाते हैं तो आरजेडी को हरा देते हैं। उत्तर प्रदेश में उसी तरह की राजनीतिक परिस्थिति है। 3 ध्रुवीय
राजनीतिक ताकत है। लेकिन 22 के चुनावों में क्या हुआ, 22 के चुनावों में ये डिमार्केशन लाइन और ज्यादा विजिबल और क्लियर हो गई। मायावती का वोट बैंक सिकुड़ गया है और जो पार्टी लगातार 20%, 22% के बीच में, 24% के बीच में जो परफॉर्मेंस कर रही हो, वो पार्टी अगर 13% पर और उससे नीचे सिकुड़ जाए तो हम इसको मानेंगे कि ये इसका जो है अब धीरे धीरे नीचे ही आएगी ये, क्योंकि उसके बाद 22 के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया और मायावती की उत्तर प्रदेश में एक विधायक आए, उसके बाद से मायावती ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया। और अब चुनाव आ रहा है तो बहुत तरह की बातें कर रही हैं और ट्वीट कर देती हैं और ये कह देती है कि हम अपील करते हैं कि कमजोर सरकार बनाओ, मजबूत सरकार दलितों के पक्ष में नहीं है। मुझे लगता है ये सब ज्यादा काम फॉर्मूला करेगा नहीं, उनका वोट बैंक सिकुड़ गया है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दो बहुत बड़े ध्रुव हैं। पहला ध्रुव है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी ताकत बहुत बड़ी है, जिसके पास चेहरा बहुत बड़ा है, मोदी भी है और उत्तर प्रदेश में योगी भी है, ये बड़ा चेहरा है। और अखिलेश यादव दूसरा विपक्ष का चेहरा है। अखिलेश यादव क्या अपने चेहरे को इतना बड़ा कर पाएंगे कि वो योगी का मुकाबला करे? उनको चेहरे के तौर पे भी योगी को मुकाबला देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो योगी जैसा कुछ अपने आप को बिल्ड कर पाते हैं कि नहीं। किसी तरीके से प्रचार से, अपनी बात से, मुद्दे से, जो एजेंडा है उत्तर प्रदेश का, उस एजेंडे पर बात करके। तो सबसे पहली बात, क्योंकि कमान उत्तर प्रदेश में विपक्ष की कमान तो अखिलेश यादव के पास है, विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव अगर समझदारी से इस चुनाव में फैसले नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है दिल्ली की तरफ, तो ये रास्ता दिल्ली जाने का विपक्ष के अखिलेश यादव रोक भी सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी वाचाल किस्म की चीजें दिखाई देती हैं जो नुकसान पहुंचाता है, सिर्फ उनकी पार्टी को नहीं, विपक्ष को नुकसान पहुंचाता है। और जिस तरह से 22 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने छोटे दलों को मिलाकर एक गठबंधन बनाया, ऐसे मुद्दों को पकड़ने की कोशिश की जिन मुद्दों पर जनता का ध्यान था, जो जनता के मुद्दे थे, और खास तौर पर जो कर्मचारियों का इशू था, पुरानी पेंशन और शिक्षा मित्रों का सवाल था, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए टीचर्स का सवाल था। ये जो सवाल उन्होंने उठाए थे और इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, और उसके अलावा वो उन्होंने एक अच्छा ऐसा गठबंधन दिया था जिसकी वजह से उनकी ताकत बढ़ी, और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ी। अब देखिए कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में कभी कोई चुनाव, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कभी कोई चुनाव हुआ हो, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में कभी इतने वोट नहीं आए, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में आए। 32% वोट आपको जनता दे रही है, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या आप 32% जनता का भरोसा संभाल पा रहे हैं? अखिलेश यादव उसके अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं? तो अब देखना ये होगा कि जब इंडिया उत्तर प्रदेश में सक्रिय होगा, जब कांग्रेस अपना स्टेक मांगेगा, तो अखिलेश यादव का फैसला क्या आता है। उस अखिलेश यादव का फैसला क्या आता है जो ये कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सारा दारोमदार मुझे लगता है अखिलेश यादव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और क्या अखिलेश यादव, हम सब की नजर इसी बात पर है कि क्या अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है, जिसके पास, मैं बार बार कहता हूं, संसाधनों की कमी नहीं है, जिसके पास चेहरों की कमी नहीं है, जिसके पास षड्यंत्रकारियों की कमी नहीं है, वो उससे मुकाबला करना है, और जिसके पास बहुत बड़ा तंत्र है ना, लेवल का पहुंचा हुआ तंत्र है। जी तो अब ये देखना है कौन कहाँ पहुंचता है। हाँ, नहीं, हमारे एक दर्शक हालांकि कह रहे हैं, वो और ठीक ही कह रहे हैं कि वक्त बदल गया है। आफ्ताब अहमद है, वो कह रहे हैं वक्त बदल गया है, 2024 के लिए राहुल गांधी भी बहुत बड़ा चेहरा है। नागेंद्र भाई, मैं आपके पास आता हूँ। जो एक बात सही है कि जो उत्तर प्रदेश, वो जो भवेश कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब 2024 का चुनाव होगा तो उसकी कमान जो है, मतलब जो सेनापति जिसको कहिए, वो अखिलेश यादव होंगे। अखिलेश यादव की कमजोरी और ताकत जो है वो सब लोगों को पता है, अखिलेश यादव किस तरह से हैं। और हो सकता है कुछ जब खड़गे साहब, जब जो है जयंत चौधरी, और जब जो है राहुल गांधी मिलेंगे, या नीतीश कुमार फिर जब आएंगे, लालू प्रसाद यादव भी आएंगे, तेजस्वी आएंगे, कई सारे चेहरे जो इंडिया में हैं, जो गठबंधन के, ममता बनर्जी आएंगी, तो
क्या अगर एक मंच पे ये दिखाई पड़ता है यूपी की जनता को कि अखिलेश यादव तो हैं, उनके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके पीछे राहुल गांधी है, उनके पास पीछे ममता बनर्जी है, उनके पीछे नीतीश कुमार है, तो क्या वो चेहरा जो अखिलेश यादव का है वो बड़ा दिखाई पड़े, वो पैरेलल दिखाई नहीं पड़ेगा, बड़ा होता नहीं दिखाई पड़ेगा? क्या वही चेहरा दिखेगा? एक दूसरी बात ये कि लोकसभा का चुनाव जो है और जो विधानसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस मैं नहीं मानता हूं अखिलेश यादव का। अगर सब मिलकर लड़ते तो शायद कुछ और परिणाम होता है। ये बात सही है कि अखिलेश यादव जो है वो उस तरह से नहीं लड़ पाए जिस तरह से राहुल गांधी लड़ते रहे। अगर राहुल गांधी का ट्रैक अगर अखिलेश यादव यूपी में पकड़ ले तो मुझे लगता है योगी जी को मुश्किल हो जाएगी। आप किस तरह से देखते हैं दोनों प्रश्नों का? नहीं, मैं इस रूप में देखता हूं कि 2024 की लड़ाई का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि सबको इस बात का एहसास है कि उसके लिए निर्णायक लड़ाई है, बीजेपी के लिए भी और विपक्ष अपोजिशन के लिए भी। लेकिन इस निर्णायक लड़ाई में, इस अस्तित्व की लड़ाई में, विपक्ष के लिए तो वाकई अस्तित्व की लड़ाई है ना। अगर ये नहीं तो फिर कभी नहीं वाला स्थिति है। अगले लंबे समय के लिए वो ताले की चाबी कहीं और चली जाएगी। तो जो अभी कह रहे थे यूपी मजबूरी है, तो यूपी मजबूरी है, उनकी भी यूपी मजबूरी है, इनकी। अगर और ये संभालने का बड़ा दारोमदार, इसमें कोई दो राय नहीं, अखिलेश यादव पर है। साहिरा जी जो बात कर रही थी और अभी आनंद जी ने भी, और हम मतलब सभी की बातों पर बात आ रही है कि 2022 के चुनाव में वोटर का जो रुझान था, उस रुझान को, उस वोटर के भरोसे को वो अखिलेश यादव कितना जीत पाए या कितना रिटेन कर पाए, ये इसका भी मतलब इसकी भी जांच, इसकी भी पड़ताल का विषय है। ये अभी ये वो समय है जब भाजपा का प्रचार तंत्र मोदी से लेकर नीचे तक बिल्कुल नए सिरे से हमलावर है। उस हमले की काट के लिए, उस हमले का जवाब देने के लिए आपके पास तंत्र है या नहीं है, ये समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे चिंता की जो बात दिखाई देती है कि हम तो यहाँ बात मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन क्या मुझे कोई ऐसी शख्सियत, ऐसी पार्टी, ऐसा समूह कहीं किसी कोने में गाजीपुर से लेकर के और मुजफ्फरनगर तक नहीं दिख रहा है, जो जमीन पर जाकर के इस पर एक माहौल बना रहा हो, जो जमीन पर जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसके उलट मैं आज की बात करूं, मेरे अपने 3 ग्रुप हैं, एक हमारी सोसाइटी का ग्रुप है, 2 ग्रुप और भी हैं, उसमें पसमानदा मुसलमानों को लेकर इतने पॉजिटिव, इतने अद्भुत तरीके के मैसेज चल रहे हैं जो मुझे चौंका रहे हैं, और जिसकी पुष्टि अभी साहिरा जी कर रही थी। आप उनकी रणनीति को देखिए, और इन सारे समूहों में कोई ऐसा नैरेटिव मुझे बनता दिखाई नहीं देता जो एक पैरेलल खड़ा कर रहा हो। यहाँ संकट का मामला ये है, और समझदारी की बात तो ये भी है कि अगर मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, कि गुरेज नहीं है, कि मोदी जी की जो जादूगरी थी, मोदी जी का जो साबुन की जो चमकार थी, वो उतनी नहीं रह गई है, और लोग इसको महसूस कर रहे हैं। कि भाजपा के अंदर भी महसूस किया जा रहा है इस बात को। तो आनंद जी वो सही कह रहे थे कि वो योगी को डिस्टर्ब करके या योगी को पोक करके वो उसका समय नहीं है, उसकी हैसियत नहीं किसी पास अभी। लेकिन सुखद ये है, अच्छी बात ये है कि लोगों में अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है धनंजय कि मणिपुर के ताजा एपिसोड ने भाजपा पर नरेंद्र मोदी के, खास तौर से बीजेपी छोड़िए, नरेंद्र मोदी के एटीट्यूड ने, उनके जवाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक परसेप्शन सा बना है ये इस तरह के जिद्दी लोग हैं जो इतनी बड़ी घटना को भी नहीं देखते हैं। तो ये वो समय है जब भाजपा की इन कमजोरियों, इन जिद, इन ऐसे अहंकारों को बहुत सलीके से जवाब देने का समय है, जिसकी शुरुआत अच्छे तरीके से, सधे हुए तरीके से राहुल गांधी ने की है। बहुत अच्छी बात है कि इस समय खड़गे जैसा नेता मौजूद है, ममता बनर्जी जैसी ताकत
मजबूती के साथ खड़ी है। बहुत पॉजिटिव पॉइंट हैं, इन सब को एक करके। लेकिन यूपी में दारोमदार निश्चित रूप से अखिलेश यादव पर है। इन सारे सूत्रों को कैसे अपने साथ समाहित करके चलेंगे और कैसे संतुलन बना करके अपने अपने और सारे वोटर के बीच में अपना मैसेज दे पाएंगे, दारोमदार वहीं पर है। जी आनंद भाई, मैं छोटे में समझना चाहता हूं आपसे कि जो बात कह रही हैं साहिरा जी या जो कुमार भवेश कह रहे हैं या नागेंद्र जी कह रहे हैं, तीनों में एक बात आ रही है कि जो एनडीए की तैयारी तो है कि बहुत मजबूत पार्टी है, उनके पास उतना मजबूत चेहरा है और ऊपर से मोदी जी लगातार जो है चुनावी मूड में रहते हैं, फिर ईडी है, सीबीआई है, फिर सारा तंत्र है, व्हाट्सएप है या और ढेर सारी चीजें। और जो राहुल गांधी की टीम है या कहिए कि जो खड़गे साहब की टीम है या कहिए इंडिया की जो टीम, वो अभी जमीन पे उतरी हुई दिखाई नहीं पड़ती उत्तर प्रदेश में। तो क्या हम माने कि उत्तर प्रदेश को उन लोगों ने छोड़ दिया है कि बाकी जगह मेहनत करो बाद में देखेंगे, या जो तैयारी चल रही है उनकी इसकी जो दूसरी यात्रा की, राहुल गांधी की दूसरी पद यात्रा की तैयारी चल रही है, उसके बाद समा बांधा जाएगा? क्या लग रहा है आपको? मैं धनंजय जी, मालूम नहीं, आप जब हम लोग MA BA में पढ़ते थे तो आप सवाल कुछ पूछिए, जो जवाब मुझे आता था लिखता मैं वही था। तो अब होता क्या है कि आप सवाल अब मुझे कुछ भी पूछिए, मैंने तो एक मन बना लिया कि मैं बोलूंगा वही। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल के जवाब तक अपने को सीमित रखूं। नहीं, एक दो छोटे छोटे करेक्शन है, मैं वो ठीक कर दूं। जैसा आपको कहा कि आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव ने इसलिए नहीं छोड़ी थी कि वो 2 जगह से जीते थे। आजमगढ़ की सीट इसलिए छोड़ी थी कि वो विधानसभा जीत गए थे, लोकसभा छोड़ना था, और इसलिए नहीं, मैं इसलिए ये बता दे रहा हूं दर्शकों को। नहीं, उसके बाद का भी इंपॉर्टेंट है। आजमगढ़ से आप संसद सदस्य थे, वो आपकी सीट थी। जब उसके बाद इलेक्शन हुआ तो ये वहां एक बार भी गए नहीं, और इनके घर का आदमी लड़ रहा था, ये गए नहीं। तो ये जो मैं थोड़ा मतलब इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि वो सपा हारी या वहां बीजेपी जीती। वो सपा ने बीजेपी को गिफ्ट किया, इसमें वो बीएसपी वो ये भी गलत एनालिसिस है कि वो बीएसपी ने वोट काटे। बीएसपी के ज्यादा वोट बीजेपी में जाते हैं और कम वोट सपा में आते। आज भी यही होगा। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये इस तरह से नहीं देखते हैं लोग। फिर कहते हैं, अभी जो हाल के इलेक्शन हुए मुझसे लोग गुस्सा हो जाते हैं। मैं अभी 4 दिन पहले भी, दिक्कत क्या है कि जो फिर बाई इलेक्शन हुए, रामपुर का इलेक्शन हुआ और मैनपुरी का हुआ। मैं हरदम कहता हूं भाई, मैनपुरी अपनी पत्नी के इलेक्शन में गए, ये सपा के इलेक्शन में नहीं गए। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, लोगों को बुरा लगता है। ये रामपुर में गए, खतौली में गए। रामपुर में एक बार गए थे, ये सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के लिए। खतौली में गए ही नहीं। आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप इनके लोगों से कहीं तो कहते नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाई इलेक्शन में नहीं जाता है। अरे वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर है, वो जा रहा है सभासदी के इलेक्शन में, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बाई इलेक्शन में नहीं जाता। अरे तुम्हारी कंसेंसी थी, आपकी जवाबदेही थी वहां आजमगढ़ में। जो ये एटीट्यूड है आपने जी नहीं, और ये जो एटीट्यूड है, मैं एक और चीज बताऊं, ये जो जैसे कई लोगों को लग रहा है ना कि लोग लग रहा है आखिरी इलेक्शन, अखिलेश यादव को लगता है कि मेरी उम्र है, झक मार के लोग यहाँ आएंगे। अभी नहीं आएंगे, 5 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, 15 साल बाद आएंगे। ये मुसलमान जाएंगे कहां? मैं ही हूं। ये इस एटीट्यूड से अगर वो पहली बार वो हिले हुए हैं, क्योंकि पहली बार थोड़ा लग रहा है कि मुस्लिम थोड़ा हिलने की कोशिश कर रहा है। कितना हिला है नहीं हिला है ये गेज करना मुश्किल है। मैं जल्दी में इसलिए कह दूं क्योंकि ये आपका हो मेरा वो हो, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को एजुकेट करना बेहतर। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन केवल हिंदू मुस्लिम पे होगा। इसमें अगर किसी को कोई गलतफहमी है, इसके अलावा किसी ने ना रोजगार ना बेरोजगारी ना वो, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ज्ञानव्यापी किस चीज की तैयारी है? ज्ञानव्यापी किस चीज की तैयारी हो रही है? आज की तारीख में कल यहां से चंपत राय जी का वो आ रहा है, पूरा पेपर लिख रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है वो, और प्रधानमंत्री से कहा गया है कि 15 से 21 जनवरी के बीच में आप क्या। मैं पहली बार देख रहा हूं, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू, पूजा करता हूं। मुहूर्त के हिसाब से लोग आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बताएंगे तो मुहूर्त निकाला जाएगा। मतलब चंपत राय तो, मैं ये जानता हूं कि कई लोग कहते हैं कि पंडित जी जो आप कह दीजिए वही पंडित जी आपको मुहूर्त निकाल देते हैं। यहां चंपत राय कह रहे हैं 15 से 21 के बीच में आपके पास जब समय हो बता दीजिए तो हम कर। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होती है? ये हिंदू धर्म का माहौल भी उड़ा रहे हैं। और तीसरी चीज, आप अगर ध्यान से देखिए तो पिछले 6-8 महीने पहले से करते थे ये,
इन लोगों ने एक नया काम और शुरू किया है, अब ये सारे ऑफिशियल फंक्शंस में ये हिंदुत्व डालना है। हवन कहीं होता है? किसी ऑफिशियल फंक्शन में आपने आप तक हवन करते हुए देखा? वो हवन हर जगह शुरू कर दिया गया है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इससे समझने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है। मैं एक चीज और बता दूं, जो पसमंदा मुसलमानों की बात हो रही है ना, कि पसमंदा है और बीजेपी का हृदय परिवर्तन हो गया है, बिल्कुल एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए, इसमें कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। वो पसमंदा मुसलमान क्यों कर रहे हैं? उनको मुस्लिम प्रेम नहीं है, उनको प्रेम वो है कि मेरे आपके भावेश जी जैसे लोग जो जिनको लगता है भाई अति हो गई यार मुसलमानों के साथ, ये क्या है, जो हार्डकोर भक्त नहीं है, उन जिनको ये लगता है कि भाई मुसलमानों के साथ अति हो रही है इसलिए हम इनके साथ नहीं, ये उन लोगों को पैसिफाई करने के लिए। अगर आप ईमानदार हैं तो कैलकुलेशन अगर है कि 20% में टोटल 80% है मुसलमानों में पसमंदा, 20% का मतलब यह हुआ कि 16% यूपी में आपके मुस्लिम पसमंदा हैं। देंगे टिकट 16% का मतलब हो गया मोटे तौर पे अगर मैं कहूं 66 सीटें। अगर ये 10 सीट दे देंगे उस दिन से मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। क्या बात करते हैं, ये 10 सीटें देंगे आपको यहां पे एमपी की, ये माफ कीजिएगा 80 हैं, 80 में 8 और 12 13 सीटें। अरे ये 8 सीटें आपको लगता है देंगे? ये सब बेवकूफ बनाने का काम है, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है, जिससे हमारे आप जैसे लोग इसमें लगा पसमंदा के लिए बहुत काम, ये पसमंदा के लिए काम कर रहे हैं ना, ये पसमंदा के लिए काम कर रहे हैं ना ये शिया के लिए काम कर रहे हैं। आप नई स्कीम लोगों को पता नहीं है, मोदी मित्र सर्टिफिकेट, मोदी मित्र, और वो क्या है? 50,000 मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो नॉन बीजेपी हैं, बीजेपी के मेंबर नहीं होंगे। और वो कौन होंगे? वो एंटरप्रेन्योर और बड़े बिजनेसमैन होंगे। क्यों होंगे? लाख रुपया हर एक से वसूला जाएगा, 500 करोड़ की वसूली है। अगर रहना है तो दो वो, और कौन मुसलमान, मैं अपने सारे दोस्तों के साथ कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किस मुसलमान की हिम्मत है कि लाख रुपया नहीं देगा अगर बिजनेस करना है? यहां पे ये ऑफिशियल वसूली होने जा रही है, ये ऑफिशियल वसूली होने जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज कह के समाप्त करूंगा, इसमें भी कोई आपके उसमें भी ट्रोल घुस गए हैं, राहुल गांधी की औकात नहीं है यूपी में आने की, राहुल गांधी हार। तुम्हारे जो पापा थे ना, काका, बड़े काका अटल जी 5 बार चुनाव हारे थे, लखनऊ से 3 बार नाक रगड़ लिए थे, 55, 57, 62, 3 बार हार के गए थे यहां से। तो ये राहुल गांधी, तुम्हारे काका जी की भी औकात नहीं थी यहां आने की, नहीं जिताया था लखनऊ ने। लखनऊ समझता था, लखनऊ जानता था कि तुम असलियत क्या है, क्योंकि इस बार बड़ी हलचल हो रही है कि मोदी जी शिफ्ट करने वाले हैं, मोदी जी शिफ्ट करने वाले हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है, मोदी जी शिफ्ट करें ना करें, लेकिन ये जो एक कहीं गलतफहमी हो रही है कि पसमंदा, ये बड़े भारी मुसलमानों के कदरदान हो गए, कोई कदरदान नहीं हुआ है। बुलडोजर चलना बंद हुआ। ये जिस दिन आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को, उस दिन राजभर से ये स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि भाई अब्बास अंसारी को तो छोड़ देना चाहिए सारी एक्टिविटी देख के। फिर वो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, भाई हम ये तो सपा के कैंडिडेट थे, हमारे कैंडिडेट थोड़े, इनको अब्बास अंसारी भी नहीं बचाया जा रहा है। जो प्राइमरली उसके पिताजी बड़े गुंडे हैं, बड़े बदमाश हैं, उनको 5 बार फांसी दो, 6 बार दफन कर दो, लेकिन उस लड़के का वो नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स पर्सन रहा है, इस देश को उसने कैप्टनसी की है, इस देश के राइफल शूटिंग में 4 बार का गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके ऊपर जो केसेस लगाए गए 21 के बाद में कोई भी हीनियस क्राइम का नहीं है, वो सारे वो केसेस हैं। मैं कह ही रहा हूं कि लोग इसके लिए बोल नहीं रहे हैं, और इस गलतफहमी में, इस ट्रैप में दुख ये होता है कि बहुत से लोग ये आते हैं पसमंदा के लिए, बड़ा वो है मोदी जी के मन में, बड़ा पसमंदाओं के लिए वो है, किसी के लिए कुछ नहीं है। जब पाएंगे तो जो करेंगे वो आपको पता ही क्या कर रहा है। जी साहिरा जी, मैं आपके पास आता हूँ। जो आनंद भाई कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान होगा बड़े पैमाने पर, और जो नागेंद्र भाई ने भी कहा, तो हिंदू मुसलमान अगर होता है तब तो जाहिर है बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि हिंदू मुसलमान में वो मंदिर की बात आएगी, बिल्कुल वो करेंगे। राम मंदिर और तमाम चीजें जो है वो, जैसा कि अभी मोदी जी ने अभी एक जगह बोलते हुए कहा कि दुनिया की अब तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और दुनिया की जो है तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति जो है भारत बनेगा। हमने जो अब तक गारंटी दी है वो सारी गारंटी पूरी हुई। अब भ्रष्टाचार को लेकर के भी कहा, बाकी चीजों को लेकर के भी कहा। अब जनता को तय करना है कितनी गारंटी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई।
हम लोग तो बीच में जो है चर्चा करने वाले, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लेकर के आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम भी, और समझाने का प्रयास करते हैं नागरिकों को। तो आपको क्या लग रहा है? दो सवाल आपसे है, एक तो जो हिंदू मुसलमान वाला चैप्टर है, दूसरा ये है कि महिलाओं को क्या महसूस हो रहा है। हमने उसमें भी, मैं उस पंचायत में भी, जो महापंचायत हमने की थी यूपी पर, उसमें भी सवाल किया था। लेकिन वापस ये सवाल इसलिए दोहरा दूं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब बार बार रिपीट किए जाने चाहिए। जैसे वैसे ही, जैसे बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार करने वालों को गारंटी देते हैं, पिछले 10 साल से गारंटी दे रहे हैं, और एक भ्रष्टाचारी नहीं गया जेल। सारे भ्रष्टाचारी जो है जाके कहीं मंत्री बन जाते हैं, कहीं निगम के अध्यक्ष बन जाते हैं, कहीं कुछ योग बन जाते हैं। तो जब झूठ बोलने वाले सारे झूठ बार बार बोलते हैं, तो हम कुछ अपनी बातें बार बार क्यों न करें? जी जी, हम दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें बिल्कुल एकदम गलत फहमी नहीं है कि इनका मुस्लिम प्रेम जगा है। इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम को गुमराह करें, पसमंदा महाज मुस्लिम को गुमराह करने का एक वो है। इसमें कोई उनकी कोई एक पैसे की दिलचस्पी नहीं है कि मुसलमान बेहतर हो या उसकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति में कोई सुधार हो। वो तो कन्फ्यूजन की स्ट्रैटेजी है, और उसी कंफ्यूजन की स्ट्रैटेजी को लेकर के ही ये काम कर रहे हैं। हमने ये बिल्कुल, अगर ये मेरे कहने से ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत मुसलमानों के हक में कुछ करने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम ही है पूरा ये थीम जो है इस इलेक्शन का। इनकी पूरी कोशिश हिंदू मुस्लिम है, और उसके बहुत सारे संकेत हम लोग को मिल रहे हैं। एक तो साहिरा जी, मैं एक और बात मैं क्लियर करूं थोड़ा सा, कि अगर जो हमारे अलग अलग पैनलिस्ट हैं वो अपने अपने विचार रख रहे हैं, उसको कहीं से ये मत लीजिए कि वही हमें हम वही कह रहे हैं कि आनंद भाई का अलग होगा, बाकी का अलग होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जो है ये गुमराह करने का है। दूसरी के ये जो एक जब मणिपुर जल रहा था, और मणिपुर पे ऑलमोस्ट 2 महीने से कोई चर्चा नहीं, सारी खबरें जो हैं वो ब्लैकआउट हो रही थी, सिर्फ जो थोड़ा बहुत हम लोग को सोशल मीडिया से पता चल रहा था। और मेन स्ट्रीम की खबरें क्या थी, वो यूसीसी को रिवाइव किया इन्होंने आने के साथ। अमेरिका से यूसीसी के ऊपर चर्चा की भोपाल में, और जो है कि ये हुआ कि इसको खोला जाए, इस पे किया जाए। ये भी इलेक्शन के पहले ही हुआ। और ये, हालांकि इसमें मुसलमानों को बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि उनके लॉज पे, ये तो सारी कम्युनिटीज, क्रिश्चियन हो, आदिवासी हो, सबके ऊपर है। लेकिन जो एक हिडन एक जो नैरेटिव वो है कि मुसलमानों को कॉर्नर करना है, और मुसलमान अब ऐसे ही बिहेव भी कर रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर ये अटैक करने के लिए, या उनके ही पर्सनल लॉज को अटैक करने के लिए इस समय जो है यूसीसी का वो चलाएगा। तीसरी बात, ये जो मंदिर वाला है, ये मंदिर का तो पूरा सारा कुछ जो है वो एकदम जाके बैठ जाता है इलेक्शन के प्रोग्राम में। तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ ही जो है ये मंदिर का जो आनंद मोहन जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। तो ये सारे संकेत मिल रहे हैं। फिर इन्होंने एक मोदी मित्र का जो कॉन्सेप्ट जो एक निकाला है कि हर एक जो इनके मुस्लिम है, इनके पार्टी में जो भी फ्रंटल, उनको जो है वो बेनिफिशरीज की लिस्ट, जिन जिन मुसलमानों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो फ्री घर है या फ्री राशन है, या उनकी लिस्ट बनेगी, और उनको फिर अप्रोच किया जाएगा कि वो आगे से उनको इतने हाउस होल्ड जोड़ने हैं। इस तरह से एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई 3-3 लाख का इन लोगों ने जो पेपर वर्क किया है कि इतने लोगों को जोड़ना है। तो एक ये है कि कम से कम चाहे तो ये दिखावा ही है कि हम लोग जो है मुसलमानों को के वोट को कभी चाहते हैं, क्योंकि अब तक तो ये था कि मुसलमानों की वोट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये चल रहे हैं, इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की बहस चल रही है, हो सकता है हम लोगों को गुमराह करने के लिए ही हो कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ कर जरूर रहे हैं इस बार, जो पहले से कुछ हल्का सा फर्क है। हाँ, और जो नैरेटिव है वही आखिर में तो वही काम आता है, हर इलेक्शन में वही काम आता है, यही डिवाइड एंड रूल का। लेकिन ऑपोजिशन भी बार बार उसी उसमें चली जाती है। तो एक पहले से ही इनको प्लान करना चाहिए कि इसको, इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करना है, और कैसे जो है इसको हम लोगों को एड्रेस करना है। दूसरी बात जो आपने कही कि मोदी जी ने जो कल कहा अपने तीसरी दफा के
इलेक्टेड आकर के जो है इकोनॉमी को और उसका पेस करेंगे और कैसे 3rd नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी। तो बस हम तो यही कह सकते हैं कि हम लोगों को तो बहुत वहशत हो रही है सुन करके ही कि इसी पेस पे अगर चलेगी इकोनॉमी तो भाई जो अभी रिपोर्ट्स है इंक्लूसिव ग्रोथ तो है नहीं, और ये अगर इसी पैटर्न पे और बढ़ेगी तो वो और भी जो खाई है अमीरों और गरीबों की वो और भी गहराती जाएगी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो अभी अप्रैल में आई है, आप लोग सबको जानकारी होगी, उसने ये कहा है कि हाल के सालों में जब से ये सरकार आई है तो 5% हिंदुस्तानियों के पास 60% वेल्थ है। जो वेल्थ है वो शिफ्ट होकर के 5% की मुट्ठी में आ गई है, और नीचे का जो 50% है उसके पास 3% वेल्थ है। ये तो ट्रेंड चल रहा है हम लोगों के यहाँ। तो खाली ग्रोथ से ही होता है, ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ही सबकी थाली में खाना बराबर से कुछ कुछ मिलेगा। तो खाली ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो इंक्लूसिव नहीं है। और इसी तरह जो है मतलब जितने भी इंक्लूसिव प्रोग्राम्स हैं वो तो सब शिथिल पड़ते जा रहे हैं। मनरेगा था उसका लगातार क्या परफॉर्मेंस हो रही है, जिसकी परफॉर्मेंस जिस स्टेट में अच्छी है, राजस्थान में सबसे नंबर 1 लगातार चल रही है, तमिलनाडु में चल रही है, वो तो इनके स्टेट भी नहीं है। इन्होंने तो वहां डबल इंजन की सरकारें नहीं है। तो जो डबल इंजन की सरकार है उसका इंक्लूसिव ग्रोथ का विजन क्या है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा और ये चर्चा में लाना पड़ेगा, और ये बार बार जो है इसको डिस्कशन में लाना पड़ेगा कि खाली ग्रोथ अपने आप में जी ग्रोथ अपने आप में कोई इंडिकेटर नहीं है कि सरकार बहुत अच्छी है। इंक्लूसिव एक डिबेट करेंगे इस पे, आर्थिक पहलू को लेकर के हमको करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को, नागरिकों को अवेयर करना जरूरी है। भवेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेंगे, क्योंकि एक राउंड में एक सवाल करेंगे, एक लाइन में आपका जवाब होगा, उससे एक लाइन से ज्यादा लेंगे नहीं 3rd राउंड में। तो मैं ये कहूँ आपसे कि जो कह रही हैं साहिरा जी या जो आनंद भाई ने कहा या नागेंद्र भाई ने कहा, तो ये जो एक मुझे अच्छा ये लग रहा है कि कम से कम बीजेपी लाभार्थी की लिस्ट तो बनाई जा रही है। जो साहिरा मैम ने कहा है कि लाभार्थी की लिस्ट बना रहे हैं, तो ये तो अच्छा है कि किसको लाभ मिला, किसको लाभ नहीं मिला, तो कम से कम उससे ये तो समझ में आए। जी कुछ बोल रही साहिरा जी? जी वो लाभार्थी की लिस्ट इसलिए बना रहे हैं कि लाभार्थी को नागरिक अब नहीं समझते, वो लाभार्थी इनका खरीद गुलाम हो चुका है, उस तरह से देखा जाता है। बिल्कुल भवेश जी से यही सवाल है, तो लाभार्थी क्या सोच रहे हैं? देखिए, अब लाभार्थी जहां तक बात कर रहे हैं तो लाभार्थी भाई, ये सरकार ने थोड़ा आवाज आपकी कम हो गई है, आवाज आपकी कम हो गई। कह रहा हूँ लाभार्थी तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि लाभार्थी, जब कोरोना के समय में एक योजना शुरू की गई, सरकार ने शुरू की कि भाई लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको मदद करनी है सरकार को, और सरकार ने एक योजना शुरू की। लेकिन लगा उस योजना के बाद से सरकार को कि ये तो एक सूत्र हाथ में आ गया है, ये वोट जीतने का जो लाभार्थी कौन है, लाभार्थी वही हैं जो मायावती के वोटर थे, लाभार्थी वही हैं जो अखिलेश यादव के वोटर थे, जो गरीब तबके के लोग थे, जो शोषित और वंचित लोग थे, उनको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, एक ऐसे समाज के तौर पर इस पार्टी ने खड़ी कर ली जो इनको वोट करता रहे और वो सारी सुविधा पाते रहे। मेरा सवाल यही है कि इस देश में 14 के बाद जो चुनाव जितने भी हुए, सभी चुनावों में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार आने के बाद से ही लोगों को निराश करना शुरू किया। क्योंकि ये सरकार आई थी गुजरात एजेंडे के बूते, ये सरकार आई थी कि भाई मोदी एक बड़ा चेहरा है, देश को एक विकास की दिशा में ले जाएंगे। लेकिन मोदी ने जो किया, समाज में जिस तरह से बंटवारा बढ़ा, जिस तरह से लोगों को दिक्कतें हुई, और जो वादा खिलाफी, जो आप वादा करते हैं उसको पहले नहीं पूरा हो इसकी कोशिश करते हैं, तो ये राजनीति में ये जो एक धोखाधड़ी शुरू हुई, उसके बाद से सारे चुनाव आप देखिए कि मोदी हटाओ और मोदी बचाओ, इसी एजेंडे पर हुआ है। और इस बार का चुनाव भी, 24 का चुनाव भी, भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और भारतीय जनता पार्टी को हराओ, उसको जिताओ। तो जिताने वाले लोग उसके वो भी लगे हैं और हराने वाले लोग भी लगे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश तरक्की तो शायद कर रहा है, लेकिन खुशहाली नहीं है। खुशहाली जिसको कहते हैं, समाज में जब तक समरसता न हो, समाज में जब तक शांति न हो, तब तक आप विकास का जो है
आनंद नहीं ले पाएंगे। आपका पुल बना हुआ है लेकिन आप उस पुल पर निकलने के लिए जाते हैं और आपको अशांति मिलती है, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो जिससे आप पीड़ित होते हैं मानसिक रूप से। तो मुझे लगता है कि भाजपा का जो ये प्रचार का गुब्बारा है उसको उसमें पिन चुभाने के लिए विपक्ष के पास पिन नहीं मिल रहा है। जो पिन मिल रहा है वो भोथरा है, उससे गुब्बारा वो पिचक नहीं रहा है। वो लोगों तक हम और आप जो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के लिए ठीक नहीं है, इस देश का जो टेक्सचर रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए ये देश बना था और सबको विकास के रास्ते पर ले जाकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उसकी व्यवस्था बनाई जाए, ऐसी सरकार की तलाश हम 47 के बाद से लगातार कर रहे हैं। 52 जब पहला चुनाव हुआ तब से कर रहे हैं और वो तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। विपक्ष के पास ये ताकत अगर होगी कि वो जनता के बीच में एक नैरेटिव क्रिएट कर पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी 14 में वो पैसे से किया गया, वो एक रणनीति थी, वो एक तरीका था, सब कुछ करके 14 में एक आदमी को इतना बड़ा महान बनाया गया, गांधी के बराबर खड़ा कर दिया गया। तो क्या विपक्ष के पास वो ताकत है, वो रणनीति है? अगर वो ताकत, वो रणनीति, वो चेहरे तो है, लेकिन क्या आप उन चेहरों को बना पा रहे हैं? सवाल ये है। बिल्कुल सही है। मैं एक लाइन में सवाल पूछूंगा तो कोई दर्शक भी यहाँ पे अलग अलग बोल रहे हैं। एक बोल रहे हैं मनीष शर्मा मिश्रा जी हैं, वो बोल रहे हैं 80 में से 80 सीटें बीजेपी को जाएंगी। एक है जो बोल रहे सौरभ जी हैं, वो बोल रहे हैं कि यूपी 50 से ज्यादा सीटें निकाल रहा है इंडिया। खैर, तो ये तो चलता रहेगा। हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं, आपसे एक लाइन में पूछेगा, हम पूछ रहे हैं, चारों से पूछेंगे कि इंडिया यूपी में इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया भारी है या एनडीए भारी? भवेश जी आपसे शुरू करते हैं। हाँ ना, कौन भारी है? भारी एनडीए रहेगा। मुझे लगता है अभी की परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि भारी एनडीए रहेगा, लेकिन इंडिया नंबर्स बढ़ेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में अगर फैसले सही किए तो नंबर्स बढ़ने चाहिए, नंबर बढ़ेंगे। नागेंद्र भाई आप क्या सोच रहे हैं? आपका क्या आकलन है? भवेश ठीक कह रहे हैं कि यूपी के हालात में एनडीए भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंडिया काफी साइन करेगा ऐसा लगता है। थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। जी आनंद भाई आप क्या कहेंगे? मैं पहले शायरा जी, मैं अगर भाई माफी मांग लूं, क्योंकि अगर आपको ये कहीं लगा हो कि मैंने नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस समय साफगोई से नहीं बोला गया ना, तो ये जो इस तरह का मुलम्मा चढ़ा के और जो बेचने की कोशिश की जा रही है वो मामला बिक जाएगा। इसलिए लेकिन मैं इसमें धनंजय जी बिल्कुल मेरा स्पष्ट है, यूपी में अगर इंडिया लड़ता हुआ दिखाई दिया तो उसका इफेक्ट ऑल इंडिया होगा। यूपी में सीटें कम आती हैं ज्यादा आती हैं, लेकिन अगर यूपी में अखिलेश यादव ने अगर ठीक से बुद्धिमानी से लड़ता हुआ दिखाई दे, मैं अभी भी सीट की बात नहीं कर रहा हूं, उसका इफेक्ट पूरे देश में लगेगा, क्योंकि ये संदेश यहां से जाएगा। अब समय नहीं है, नहीं तो एक सिर्फ याद दिला दूं, केजरीवाल ने आके मोदी जी को 2014 में फंसा दिया था, वोट जितने भी हो। राहुल गांधी को आके वो जो अपने कवि जी हैं उन्होंने फंसा दिया था, वोट 25,000 मिले थे, स्मृति ईरानी के वोट बढ़ गए थे। तो यहां पे यूपी में एनडीए को लड़ता हुआ दिखाई देना जरूरी है अगर ऑल इंडिया एनडीए को कुछ करना है। जी साहिरा मैम। जी ये बिल्कुल सही है। ये परसेप्शन की लड़ाई है, ये अभी फिलहाल जो है वो परसेप्शन की लड़ाई है। और ये अगर इंडिया यहाँ जीत जाती है समझदारी के साथ और इसमें अपने ईगोस पीछे रख के, ईगोस सबकी जो है वो पार्टियां छोटी हैं, ईगोस बहुत बड़ी बड़ी है, तो उसको अगर ये दरकिनार करके किसी तरह की एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसपे कि ये दिखता है कि ये जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जमीन में उतर रहे हैं, लोगों के मुद्दे को लेके जा रहे हैं, तो इसकी जो गूंज है वो बहुत दूर दूर तक जाएगी और बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। ये सबसे मुश्किल रणभूमि है अभी 24 में, तो इसमें जो लड़ता हुआ दिखाई देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं इसी के साथ खत्म करूंगी। शायरा मैं माफी के साथ ईगो का नाम आजकल ईडी हो गया है। अच्छा ये आनंद भाई, ये बड़ा अच्छा मुझे अभी लगा आपने जो कहा, तो मैंने तो इसलिए कहा कि इस पर मत सोचिए। ये हमारा प्रोग्राम का नाम है चाय चर्चा और चेंज। जब हम लोग चाय पीने के लिए कहीं बैठते हैं किसी नुक्कड़ पे, किसी चाय की दुकान पे, तो हम आपस में थोड़ा झाँव कर लेते हैं। तो हमारा ये मकसद भी यही है कि इसमें थोड़ा हम लोग झाँव भी करें, क्योंकि लगे रियल है, नहीं तो लगता है कि हम आए हैं, इतना बोलेंगे, इतना चले जाएंगे।
तो पब्लिक भी जो है वो आपस में, हम देखते हैं जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपस में भी भिड़ते रहते हैं, वो तो भिड़ना हमारा काम है, उससे कोई परेशानी की बात नहीं जी, है। जी, लेकिन आप नहीं, लोग उसमें आए प्रोग्राम में और कुछ बोलना चाहिए सारे मैम। नहीं, हम यही कि हम लोग तो भाई स्कूल कॉलेज हर जगह इसी तरह की बहस होती थी। वी ऑलवेज हैड टू एग्री टू डिसएग्री। ये थोड़ी कि आपसे जो डिसएग्री कर रहा है वो एंटी नेशनल हो जाएगा, उसके ऊपर सेडिशन लगा दो, उसके यहाँ हिंदी भेज दो, ये तो कल्चर था ही नहीं। तो ये तो अभी हाल की चीजें हैं। वो हमारा मकसद है। अब हमने टोपी शुक्ला पढ़ा है, उनका जो डॉक्टर रहीम मासूम रजा का है, वो कितना कमाल उपन्यास है ना। हम टोपी शुक्ला का किसी दिन जिक्र करेंगे आगे विस्तार से इस पे। तो मैं कहूं कि ये जो हमने चाय और चर्चा, चाय हमने इसलिए जोड़ा है, हालांकि कई लोगों ने कहा कि चाय तो आप रखते नहीं है, खाली चर्चा करते हैं। तो चाय मैं इसलिए कभी कभी पीने भी लगता हूँ कि हाँ मैं चाय वाकई पी रहा हूँ। ग्रीन टी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप सब लास्ट आवर में आते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मकसद वही है कि चाय पीते हुए किस तरह से हम बात करते हैं। क्योंकि हमारे बिहार में खास करके देखिए कि चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पे पहले राजनीति हुआ करती थी, और वहां से पता लगता था कि राजनीति की दिशा क्या है। और एक साथ में ऐड कर दूं कि जो नाई होते थे, जो दाढ़ी बनाने वाले होते थे, उनको पता होता था, या हमारे गांव में जो धोबन होती थी उनको पता होता था कि महिलाएं किस दिशा में जा रही हैं। क्योंकि घर घर जाती थी नाई की पत्नी, धोबी की पत्नी, और जो है वो सारी चर्चाएं होती थी। वो तो अब नहीं रही, लेकिन अभी भी चाय चर्चा है। और मुझे लगता है डिजिटल मीडिया ने ये चर्चा करने का एक जगह का स्पेस दे दिया है। तो आप भवेश जी, नागेंद्र भाई, आनंद भाई और साहिरा मैम, आप चारों आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों या दोस्तों, जो भी अब मैं आपको संबोधन करूं, ये देखिए हमारा ये कार्यक्रम करने का पर्पस जो है किसी नतीजे पे आपको पहुंचाना नहीं है कि हम कोई निर्णय लेकर के आपको दे दें कि ये अच्छा है ये बुरा। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम, और हम कर भी नहीं सकते वो। हमारा काम है कि हम जो कुछ ऐसी बातें करें जिससे हम सीखें, अवेयर हों। जैसे देखिए मैंने गलत बोल दिया कि जो है वो 2 लोकसभा सीट से जीते थे अखिलेश यादव और एक छोड़ा, जबकि आनंद भाई ने उसको करेक्ट किया कि 2 लोकसभा सीट से नहीं जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था लोकसभा सीट से और विधानसभा में आए थे। विधानसभा अभी जो सदन के विपक्ष के नेता है वो। तो ये करेक्शन जो है हमारी लाइफ में, कोई जो है प्रकांड यहाँ नहीं है, लेकिन सबके पास जानकारी है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। और हमारा प्रयास इस चर्चा का ये है कि हम दर्शकों से भी कई चीजें आप लोग बोलते तो हम उससे सीखते हैं। हम भी शायद कोई ऐसी बात करते हैं, हमारे जो पैनलिस्ट है वो शायद आए, कुछ ऐसी बात करें जो अच्छा लगे आपको। और हमारा मकसद जो है अवेयरनेस, कि हम अवेयर हों। और मैं बार बार कहता हूं कि ये देश का मालिक जो है, जो संविधान ने कहा है, क्योंकि मैं संविधान को ही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ मानता हूँ, और संविधान ने कहा इस देश का मालिक नागरिक है। तो नागरिकों को तय करना है, यानी आपको तय करना है कि देश किस तरीके से चलेगा, किसका शासन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।